हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय कृषि एवं सिंचाई, उद्योग और खनिज पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम कृषि संबंधित विभिन्न प्रकार की योजनाओं को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने विगत वर्षों के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी के आधार पर आंकड़ों को संकलित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे राज्य में कृषक परिवार कितने हैं। तो हमारे राज्य में 37.46 लाख परिवार कृषक हैं और उनमें से 76% लघु और सीमांत श्रेणी में आती है। यह कृषकों का वर्गीकरण है। लघु के अंतर्गत 1 से 2 हेक्टेयर खेती वाले किसान आते हैं, जबकि सीमांत श्रेणी के अंतर्गत ऐसे किसान आते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम खेत है। हमारे राज्य में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नहर है। नहरों के माध्यम से सर्वाधिक 52% सिंचाई होती है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो इसे हमें याद रखना है कि हमारे राज्य में नहरों के माध्यम से लगभग 52% सिंचाई होती है। हमारे राज्य के विभिन्न सिंचाई स्रोतों से लगभग 36% सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। हमारे राज्य में सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की गई है। एक योजना होती है शाकंभरी योजना, जिसके माध्यम से लघु और सीमांत कृषकों को पंप प्रदान की जाती है। सूक्ष्म और सिंचाई योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के किसानों को सिंचाई सुविधा के विकास के लिए अनुदान प्रदान की जाती है। लघु और सीमांत कृषकों को स्प्रिंकल की स्थापना के लिए 70% और अन्य कृषकों को 50% अनुदान दी जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा मिट्टी के परीक्षण के लिए प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना की शुरुआत की गई। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से जो मिट्टी होती है उसकी गुणवत्ता का आकलन किया जाता है और उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के रासायनिक खाद या फिर विभिन्न प्रकार के बीजों का उपयोग किया जाता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना की शुरुआत फरवरी 2015 में हुई थी। परीक्षा की दृष्टि से इस तिथि को हमें याद रखना है कि प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण योजना की शुरुआत फरवरी 2015 में हुई थी। केंद्र सरकार के द्वारा एवं राज्य सरकार के द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की गई। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2014 में राज्य पोषित जैविक खेती मिशन और 2016 में केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई। परीक्षा की दृष्टि से इस तिथि को हमें याद रखना है। 2014 में जैविक खेती मिशन जो कि राज्य पोषित था और 2016 में केंद्र प्रवर्तित परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई। हमारे राज्य में 5 ऐसे जिले हैं जिन्हें पूर्ण रूप से जैविक जिला घोषित किया गया है। इन जिलों में शामिल है गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर। यहाँ पर बस्तर संभाग के अंतर्गत 4 जिले शामिल हैं, जबकि रायपुर संभाग के अंतर्गत गरियाबंद को शामिल किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से हमें इसे याद रखना है कि हमारे राज्य में कितने जिलों को पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया है। 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला घोषित किया गया है। वहीं इन जिलों के नामों को भी याद रखना है: गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर। इन 5 जिलों के अतिरिक्त शेष बचे 22 जिलों में एक एक विकासखंड को भी जैविक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। 2015-16 में एक योजना आई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यह एक प्रकार की केंद्र प्रवर्तित योजना थी और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था कम पानी से अधिक सिंचाई करना। अर्थात कम पानी से अधिक सिंचाई करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना की शुरुआत हुई थी 2015-16 में। इस योजना के माध्यम से अनुदान राशि प्रदान की जाती है। लघु और सीमांत कृषकों को 70% और वहीं बड़े कृषकों को 50% अनुदान दी जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। परीक्षा में यह पूछा गया था, तो इसे हमें याद रखना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रदेश के 3 योजनाओं को शामिल किया गया है। पहली योजना है केलो वृहद सिंचाई परियोजना, दूसरी परियोजना है खारंग सिंचाई परियोजना और अगली परियोजना है मनियारी सिंचाई परियोजना। इन सभी परियोजनाओं को हमें याद रखना है: केलो वृहद सिंचाई परियोजना, खारंग सिंचाई परियोजना और मनियारी सिंचाई परियोजना। इन सभी को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत खरीफ वर्ष 2016 में हुई थी। यह एक प्रकार की बीमा योजना है जिसके माध्यम से निम्न पात्रताओं के आधार पर बीमा प्रदान की जाती है। अगर किसी कारणवश बुवाई नहीं हो पाती है या फिर फसल अवधि में नुकसान होता है
या फिर किसी प्रकार की स्थानीय आपदा जैसे कि ओला, इस कारण से अगर फसल नुकसान होती है तो उस स्थिति में बीमा राशि प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाएं संचालित की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में पौध संरक्षण एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित है। इसके स्थान को हमें याद रखना है। पौध संरक्षण एवं गुण नियंत्रक प्रयोगशाला राजनांदगांव में स्थित है। वहीं राजनांदगांव और रायगढ़ में उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला है। अगर हमें पूछा जाए कि कृषि यंत्र प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो वह है रायपुर ज़िले में। बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर यहाँ पर बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो इसके स्थान को हमें याद रखना है। उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशाला राजनांदगांव और रायगढ़ में स्थापित की गई है। वहीं कृषि यंत्र प्रशिक्षण प्रयोगशाला रायपुर में स्थापित की गई है और बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के 14 कृषि उपज मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने के लिए चिन्हांकित किया गया है। इस अंक को हमें याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य के 14 कृषि उपज मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने के लिए चिन्हांकित किया गया है। वहीं प्रदेश के धमतरी, कुरूद, राजनांदगांव, कवर्धा और मुंगेली में आदर्श मंडियों की स्थापना की गई है। परीक्षा में अगर हमें पूछा जाए कि किसान शॉपिंग मॉल कहाँ स्थापित की गई है, तो वह राजनांदगांव और महासमुंद, इन दोनों स्थानों पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित की गई है। हमारे राज्य की पहली किसान मॉल राजनांदगांव में और दूसरी किसान मॉल महासमुंद में स्थापित की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का वितरण की जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा प्रत्येक माह की 7 तारीख को चावल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के शिकायतों के निवारण के लिए 2008 में कॉल सेंटर की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से किसी प्रकार की अनियमितता या फिर शिकायत की स्थिति पर इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। अगला हम देखते हैं लोक वित्त वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए। हमारे राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 7.72% की वृद्धि हुई थी। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि हमारे राज्य में वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों की संख्या कितनी है, तो वह है 1,40,93,072। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि वर्तमान में प्रधानमंत्री जन धन खातों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान स्थिति के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण में यह वर्णित है कि हमारे राज्य में प्रधानमंत्री जन धन खातों की संख्या 1,40,00,000 है। कृषि साख सहकारी समिति की संख्या पूछी जाए तो वह है 1,333, अर्थात हमारे राज्य में वर्तमान में 1,333 प्राथमिक कृषि सहकारी समिति संचालित है। केंद्र सरकार के द्वारा मई 2014 में रुपे कार्ड की शुरुआत की गई। यह एक प्रकार की वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड दोनों की भांति कार्य करती है, तो इसे हमें याद रखना है। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि रुपे कार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो वह हुई थी मई 2014 में। अगर हम राज्य के वर्तमान कृषि उपज मंडी की बात करें तो वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडी संचालित हैं और साथ ही 118 उप मंडियाँ भी कार्यरत हैं। अगला हम पढ़ते हैं जल संसाधन और सिंचाई के विभिन्न स्रोतों के बारे में। अगर हम राज्य की वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में राज्य की सिंचाई क्षमता 20.99 लाख हेक्टेयर है। वहीं वर्तमान में राज्य में 8 वृहद परियोजना संचालित है, जबकि 37 मध्यम संचालित हैं। अगर हम निर्माणाधीन वृहद सिंचाई परियोजना की बात करें तो अरपा भैंसाझार परियोजना, जो कि बिलासपुर जिले में निर्माण की जा रही है और यह कोटा विकासखंड में स्थित है। वहीं दूसरी वृहद परियोजना राजीव सरोदा निजदा व्यपवर्तन, जो कि अभी वर्तमान में निर्माणाधीन स्थिति में है। इन दोनों वृहद परियोजनाओं का वर्तमान में निर्माण हो रहा है। वर्तमान में राज्य में 8 वृहद परियोजना, 37 मध्यम और 2,395 लघु सिंचाई योजनाएं संचालित हैं। अगला हम देखते हैं पशु संगणना 2012। पशु संगणना 2012 के माध्यम से राज्य के पशुओं की गिनती की जाती है। 2012 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम राज्य में कुल पशुधन की बात करें तो वह है 1.50 करोड़। वहीं अगर हम कुक्कुट एवं बत्तख पशुधन की बात करें तो वह है 1.80 करोड़। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का स्थिर भाव पर प्रतिशत वृद्धि 16.65% हुई थी। तो परीक्षा की दृष्टि से इसे हमें याद रखना है कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन में स्थिर भाव पर प्रतिशत वृद्धि 16.65 हुई थी। और वहीं अगर कुल योगदान की बात की जाए तो वह है 1.63%।
अर्थात हमारे राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद का स्थिर भाव में पशु क्षेत्र का योगदान 1.63% है। राज्य में पशु संगणना 2012 के अनुसार गौवंशीय और भैंसवंशीय पशुओं की संख्या 36.34 लाख है। वहीं अगर बकरी की संख्या की बात करें तो वह है 32.25 लाख। हमारे राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए 2 नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की जा रही है। पहला क्षेत्र है सरोरा और दूसरा है रामपुर ठाठापुर, जो कि कबीरधाम में स्थित है। तो बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए 2 नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की जा रही है। इसके स्थान को हमें याद रखना है, सरोरा जिला रायपुर में और ठाठापुर रामपुर, जो कि कबीरधाम जिले में स्थित है। अगर हम राज्य में सूकर की संख्या की बात करें तो वह है 4.39 लाख। इस अंक को हमें याद रखना है और साथ ही क्रम को। हमारे राज्य में गौवंशीय और भैंसवंशीय पशु सबसे अधिक हैं, उसके बाद है बकरी, उसके बाद है सूकर। यहाँ पर अगर हम कुक्कुट और बतख पक्षी की बात करें तो वह सर्वाधिक है। हमारे राज्य में सूकर पालन को बढ़ावा देने के लिए सकोला जिला अंबिकापुर में और परचमपाल जिला जगदलपुर में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित है। इन दोनों स्थानों को याद रखना है, सकोला जिला अंबिकापुर और परचमपाल, जो कि बस्तर जगदलपुर में स्थित है। नवीन सूकर पालन प्रक्षेत्र के रूप में कुनकुरी जसपुर की स्थापना की जा रही है। हमारे राज्य में कुक्कुट और बत्तख की संख्या सबसे अधिक है, जो कि 179.55 लाख है। छत्तीसगढ़ राज्य में पशुधन विकास के लिए एक अधिकरण की स्थापना की गई है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अधिकरण कहा जाता है और इसकी स्थापना हुई थी जून 2001 में। परीक्षा की दृष्टि से स्थिति को हमें याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अधिकरण की स्थापना जून 2001 में हुई थी। अगर हम राज्य के कुल जल क्षेत्र में मत्स्य विकास हेतु जल क्षेत्र की बात करें तो वह है 94.66%। अर्थात हमारे राज्य में मत्स्य विकास का कुल जल क्षेत्र 94.66% है। हमारे राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य कृषक विकास अधिकरण के द्वारा 27 जिला इकाइयों के माध्यम से गांव के तालाबों को पट्टा के रूप में आवंटित की जाती है और यह 10 वर्ष की अवधि के लिए आवंटित की जाती है। राज्य सरकार के द्वारा सुराजी गांव योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण विकास और रोजगार में वृद्धि। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजना जैसे नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी, इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 50% ग्राम पंचायतों में 5488 गौठान के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। यह पशुधन विकास के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से इस लक्ष्य को हमें याद रखना है कि 5488 गौठान के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और हमारे राज्य के 50% ग्राम पंचायतों में। अगर हम नवंबर 2019 की स्थिति की बात करें तो कुल 3509 गौठान के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अगला हम देखते हैं हमारे राज्य में अनाज, दलहन और तिलहन के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल कौन सी है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भी हम देखेंगे कि कौन सी फसल का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। अगर हम अपने राज्य में अनाज फसल के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादित करने वाली फसल की बात करें तो वह है धान, जबकि दूसरा सर्वाधिक उत्पादित फसल है गेहूं। वहीं अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमारे राज्य में सर्वाधिक उत्पादित फसल होती है धान की, जो कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। वहीं अगर हमारे राज्य में दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादित की जाने वाली फसल की बात करें तो वह है मक्का। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है, परंतु अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो वह है गेहूं फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। वहीं अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादन किया जाता है। अगर हम राज्य में दलहन के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल की बात करें तो वह है चना। वहीं दूसरी सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है लाख या फिर तिवड़ा। वहीं अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो हमारे राज्य में दलहन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादित करने वाली फसल है चना। यहाँ दलहन के अंतर्गत उत्पादित और सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादन करने वाली दोनों फसल समान हैं। पहले स्थान पर चना है, जबकि दूसरे स्थान पर लाख या तिवड़ा है। वहीं अगर हम तिलहन के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल की बात करें तो वह है मूंगफली, और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो वह है सोयाबीन। वहीं अगर हम सर्वाधिक उत्पादित फसल की बात करें तो वह है सोयाबीन। वहीं अगर तिलहन के अंतर्गत दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादित होने वाली फसल है राम तिल। यहाँ पर आप अंतर को देख सकते हैं, सर्वाधिक उत्पादित फसल है मूंगफली,
जबकि दूसरी सर्वाधिक उत्पादित फसल है सोयाबीन। लेकिन हमारे राज्य में तिलहन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। वहीं दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादित होने वाली फसल है राम तिल। अगर हम अपने राज्य में सिंचित जिलों की बात करें तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला रायपुर है। वहीं अगर प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिले की बात करें तो वह है दंतेवाड़ा जिला। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक सिंचित जिला है जांजगीर चांपा। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला है नारायणपुर, जहां पर केवल 208 किलोमीटर क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अगला हम देखते हैं खनिज। अगर हम राज्य की दृष्टि से भारत में कुल उत्पादित खनिज मूल्य का योगदान देखें तो वह है 9.3%। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। अगस्त 2018 की स्थिति के अनुसार हमारे राज्य के कुल उत्पादित खनिज का मूल्य भारत की दृष्टि से 9.3% है। वहीं अगर हमारे राज्य के खनिज राजस्व से प्राप्त योगदान की बात करें तो वह है 27%, अर्थात हमारे राज्य के कुल राजस्व का 27% राजस्व खनिज से प्राप्त होता है। कुल राजस्व में लगभग 94% मुख्य खनिज के रूप में प्राप्त होती है, जबकि 6% गौड़ खनिज के रूप में प्राप्त होती है। मुख्य खनिज के अंतर्गत कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, बॉक्साइट और टिन ये सभी मुख्य धातुएं शामिल होती है। जबकि गौड़ खनिज के अंतर्गत डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, मिट्टी, पत्थर, चूना पत्थर, रेत, मुरुम ये सभी शामिल होती है। तो जो राजस्व प्राप्त होती है उसमें 94% मुख्य खनिज के रूप में प्राप्त होती है, जबकि 6% गौड़ खनिज के रूप में प्राप्त होती है। हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन CMDC जो कि खनिजों की रियायतें प्राप्त करती है और खनिजों के विकास, दोहन और लाभ अर्जित करने वाली एक संस्था के रूप में कार्य करती है। यह छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत एक उपक्रम है जो कि खनिज के विकास, दोहन और लाभ अर्जित करती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में अगर हम खनन और उत्खनन क्षेत्र का सरल घरेलू उत्पाद में योगदान देखें तो वह है 11.72%। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि खनन और उत्खनन क्षेत्र के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कितना है, तो वह है 11.72%। वहीं अगर हमें स्थिर भाव पर प्रतिशत वृद्धि पूछा जाए वह है 5.45%। तो प्रतिशत वृद्धि को हमें याद रखना है 5.45% और जो योगदान है वह है 11.72%। अप्रैल 2018 से फरवरी 2019 के मध्य में अगर हम राज्य में खनिज उत्पादन को देखें तो हमारे राज्य में कोयला का उत्पादन हुआ था 22.33%, जबकि लोहा का उत्पादन हुआ था 16.22%। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि कोयला का उत्पादन कितना था, वह हुआ था 22.33%, जबकि लौह अयस्क का हुआ था 16.22%। अगर हमें चूना का उत्पादन पूछा जाए तो वह हुई थी 11.19%, जबकि बॉक्साइट का उत्पादन 6.25% हुई थी। हमारा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है और एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो इन सभी आंकड़ों को हमें याद रखना है कि मूल्य की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से टीन का 100% उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।